हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ASR स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों, कहते हैं कि लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। क्या? हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता? कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता? अरे बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। तो जय हिंद दोस्तों। चलिए, हम आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और वो है भारत की नदियाँ। दोस्तों, भारत की नदियाँ जो हैं उससे एक क्वेश्चन तो ज़रूर बनता है, चाहे हम किसी भी एग्ज़ाम की बात कर लें। जैसे अभी आने वाले एग्ज़ाम RRB NTPC और ग्रुप D के एग्ज़ाम जो है आने वाले हैं, तो उन सभी एग्ज़ामों के लिए जो आने वाले हैं ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये भारत का मानचित्र है और इस भारत के मानचित्र में हमने एक नदियों का जाल तंत्र बनाया है, नदियों का एक जाल तंत्र बनाया है और उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, नदियों को हमने दो भागों में बांटा है, एक तो हिमालय नदी और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो दोस्तों, हिमालय नदियाँ होती हैं जो हिमालय से निकलती हैं, जिनका उद्गम हिमालय से होता है, उन्हें हिमालय नदी कहते हैं। और प्रायद्वीपीय नदियाँ जो मतलब दक्षिण भारत में निकलती हैं उनको प्रायद्वीपीय नदियाँ कहती हैं। तो दोस्तों, बेसिकली हम समझेंगे कि प्रायद्वीपीय मतलब होता क्या है। प्रायद्वीपीय का मतलब क्या होता है? प्रायद्वीपीय का मतलब होता है दोस्तों वह क्षेत्र या वह द्वीप जो तीनों ओर से जल से घिरा है। वह क्षेत्र या द्वीप जो तीनों ओर से जल से घिरा है उसे प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है भारत का, ये इधर अरब सागर और इस साइड बंगाल की खाड़ी, ठीक है, और ये तीनों ओर से जल से घिरा है, तीनों ओर से जल से घिरा है, तो इसे कहते हैं प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 1960 में, सन 1960 में एक समझौता होता है, वो होता है सिंधु जल समझौता। सन 1960 में एक समझौता होता है सिंधु जल समझौता, जिसमें मुख्य बात निकल कर आती है कि जो सिंध नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी जो है, सिंध नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी जो है, उसका 80% जो पानी है वो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। 80% जो पानी है वो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा और 20% जो पानी है वो भारत इस्तेमाल करेगा। ठीक है दोस्तों, और सेकंड नंबर पर आती है रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी। ये जो तीनों नदियां हैं इनका 80% भाग भारत इस्तेमाल करेगा और 20% इनका जो भाग है वो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। तो ये सब बिंदु थे जो 1960 में जो सिंधु जल समझौता हुआ था, ये मुख्य बिंदु रखे गए थे। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम नदियों के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा हिमालय क्षेत्र है, ये हमारा हिमालय क्षेत्र है और हिमालय क्षेत्र से ये तिब्बत जो क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र साइड जो तिब्बत का क्षेत्र है, यहाँ एक मानसरोवर झील है। कौन सी झील है? मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील के पास से एक चेमा यंगडुंग जो क्षेत्र है, वहाँ से एक नदी निकलती है, वहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये जो नदी है ये चेमा यंगडुंग क्षेत्र से निकलकर जम्मू कश्मीर होते हुए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते सीधे अरब सागर की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, कहाँ मिल जाती है? अरब सागर खाड़ी में। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो सिंध नदी है उसकी जो कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ भी हैं, जैसे झेलम नदी है, चिनाब नदी है, रावी नदी है, ब्यास नदी है और सतलज नदी है। ठीक है दोस्तों, ये सिंध नदी की जो सहायक नदियाँ हैं। और दोस्तों, यहीं मानसरोवर झील जो है, यहीं से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी? यहाँ से एक नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी। बेसिकली ब्रह्मपुत्र जो नाम है वो भारत में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो यहाँ से जो नदी निकली है उसको मतलब इधर जो जाना जाता है तिब्बत में सांगपो के नाम से इसको जाना जाता है और भारत में इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही ये जो सांगपो नदी है जो
जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम दिहांग पड़ जाता है। और इधर अरुणाचल प्रदेश असम के रास्ते होते हुए सीधे बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम पड़ जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जो पड़ जाता है वो जमुना नदी पड़ जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो नाम है वो जमुना नदी पड़ जाता है। ठीक है, और जी जैसे ही गंगा में मिलती है तो इन दोनों का जो संगम होता है, इन दोनों के संगम जो होता है वह उसको क्या कहते हैं, मेघना, उसको मेघना के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अगला समझते हैं। तो दोस्तों जो गंगा नदी है, गंगा नदी जो है वो जो उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और ये उत्तर प्रदेश और बिहार के रास्ते होते हुए सीधे पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, पश्चिम बंगाल और सीधे बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही जो ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी का मिलन होता है तो उसको मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये दोनों नदियां मिलके कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। दोनों नदियां मिलके अरब सागर में गिरती हैं और एक विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब डेल्टा क्या होता है दोस्तों, डेल्टा जो होता है, जो नदियां अपने साथ अपने बहाव के साथ जो कंकड़ या जो रेत या मिट्टी है उसको साथ लाती हैं, तो वही जो है डेल्टा का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। एक यमुना नदी भी जो है वो उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड से एक यमुना नदी निकलती है जो बाद में कहाँ पर गंगा नदी में मिल जाती है, प्रयागराज इलाहाबाद में मिल जाती है। कहाँ पर, गंगा नदी में, प्रयागराज इलाहाबाद में। ठीक है दोस्तों, और इस क्षेत्र से एक चंबल नदी निकलती है। चंबल नदी भी यमुना नदी में मिल जाती है। बेतवा नदी भी यमुना नदी में मिलती है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बनता है कि वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ से तीनों नदियाँ निकलती हैं और तीनों दिशाओं को जाती हैं, जहाँ से तीनों नदियाँ निकलकर तीनों अलग अलग दिशाओं में जाती हैं। तो दोस्तों वो है अमरकंटक। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से तीनों नदियाँ निकलती हैं। कौन सी, एक तो सोन नदी निकलती है जो बाद में गंगा में मिल जाती है। ठीक है, और एक निकलती है महानदी जो सीधे अरब सागर में गिरती है। ठीक है, और एक होती है नर्मदा नदी जो कहाँ जाती है, जो अरब सागर में गिरती है। और ये जो महानदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है दोस्तों, और भी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, जैसे हिमालय से और भी नदी निकलती हैं, जैसे गंडक हुआ, कोसी हुई, घाघरा हुई और तुम्हारी बागमती हुई। ये भी नदियां जो है हिमालय से निकलकर जो गंगा नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि बिहार का शोक किसे कहते हैं। बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों, गंगा नदी नाम कब पड़ा दोस्तों, भागीरथी और अलकनंदा जब मिल जाती हैं तो गंगा नदी कहलाई। भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी कहलाई। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसका अपवाह क्षेत्र बहुत बड़ा है। यानी कि ये नदी जो है वो बहुत चौड़ी नदी है। अपवाह क्षेत्र बहुत बड़ा है, यानी कि सबसे अगर जो है क्षेत्रफल के हिसाब से, या मतलब ऐसे भी कहें अपन कि जो चौड़ी नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी जो है सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है, कि जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी और एक यहीं पर एक जो ताप्ती नदी निकलती है। भारत में ऐसी दो ही नदियां हैं जो एस्चुरी, इसका मतलब एस्चुरी का मतलब है जो ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। ठीक है, और सारी नदियां जो है वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। केवल सिर्फ ये दो ही नदियां हैं जो एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं और जाकर अरब सागर में गिर जाती हैं।
ठीक है दोस्तों। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन सी दो नदियाँ या इसको जो सतपुड़ा जो श्रेणी है वो किन नदियों के बीच में है। सतपुड़ा श्रेणी जो है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है वो किन दो नदियों के बीच में है, तो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये भी बनता है वन लाइनर। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे आ जाती है आपकी जो ये महानदी है, यहीं पर जो है हीराकुंड बांध यहीं पर है। उड़ीसा में जो हीराकुंड बांध है वो इसी महानदी पर है। ठीक है दोस्तों, इसी महानदी पर है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर आ जाती है आपकी गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसी को हम बृहद गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाने जाते हैं, और इसी को दक्षिण भारत की गंगा भी हम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। और जो नासिक हमारा, जहाँ पर कुंभ मेला लगता है जहाँ पर कुंभ मेला लगता है नासिक, वो किस नदी पर है? वो गोदावरी नदी पर है। ठीक है दोस्तों, और दक्षिण भारत की गंगा भी इसी को कहते हैं। तो ये 3-4 जो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं उनको आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। अब आ जाती है कृष्णा नदी। ठीक है दोस्तों, तो कृष्णा नदी आ जाती है। कृष्णा नदी भी बंगाली खाड़ी में गिरती है, और कावेरी नदी भी बंगाली खाड़ी में गिरती है। ठीक है दोस्तों, और जो कावेरी जल विवाद जो है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। कावेरी जल विवाद कहाँ पर है? तमिलनाडु और कर्नाटक के दोनों के बीच में है। और समुद्रम जलप्रपात भी कावेरी नदी पर है। ठीक है दोस्तों, और नागार्जुन सागर परियोजना ये तुम्हारी कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी पर है। ठीक है दोस्तों, और एक और बांध आता है यहाँ पर भाखड़ा नागल बांध, जो पंजाब में है दोस्तों। भाखड़ा नागल बांध जो पंजाब में है, जो सतलज नदी पर है पंजाब में, भाखड़ा नागल बांध। ठीक है दोस्तों, पंजाब में सतलज नदी पर। ठीक है, तो यहीं से एक नहर निकलती है दोस्तों, सतलज नदी से ही एक नहर निकलती है जो राजस्थान को पानी पहुंचाती है। यानी कि राजस्थान को सबसे ज़्यादा इससे लाभ होता है, जिसको हम इंदिरा गांधी नहर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इंदिरा गांधी जो नहर है वो विश्व की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर के रूप में हम जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से, और ये यहाँ पर जो अरावली पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर अरावली जो राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी के पास से एक नदी निकलती है दोस्तों। ये क्वेश्चन में बहुत बार रिपीट हो चुका है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कौन सी नदी है जो कहीं भी किसी भी सागर में ना मिलके स्थलीय भाग में ही विलुप्त हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अरावली पर्वत श्रेणी के पास से एक लूनी नदी निकलती है राजस्थान में। लूनी नदी निकलती है, और वो कच्छ के रण में ही, कच्छ का रण है उसमें ही वो विलुप्त हो जाती है। वो ना तो किसी नदी या किसी सागर में वो नहीं मिलती है। तो ठीक है दोस्तों, इसको आप और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, और इसको 2-3 बार आप रिपीट कीजिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।